हमारी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे फिनोमिना होते हैं जिनमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है वो बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे लगता है। जैसे हम वॉलीबॉल खेलते हैं तो हम वॉलीबॉल को अपने हाथ से हिट करते हैं इस प्रकार से। फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल को किक करते हैं। क्रिकेट मैच के दौरान बैट से बॉल को हिट करते हैं, या जब टेनिस खेला जाता है तो टेनिस में क्या करते हैं कि रैकेट से बॉल को हिट किया जाता है। इन सभी केसेस में आपने देखा कि जो कांटेक्ट है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है। और उस दौरान होता क्या है, उस कांटेक्ट के दौरान क्या होता है और इसके इफेक्ट्स क्या रहने वाले हैं, वो सारे हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस कांटेक्ट के दौरान होता क्या है। तो देखिए, हम एक प्रकार से कंसीडर कर लेते हैं इस प्रकार से कि ये कोई बॉल है, इस साइड मूव कर रही है, जिसका मास कितना है, हम है वेलोसिटी में मान लेता हूं v1, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर देंगे तो आ जाएगा लीनियर मोमेंटम। तो p1 इज इक्वल टू हमारे पास हुआ m इंटू v1। और यहां हमने हिट किया, इसको बैट से हिट किया, या अपने फुटबॉल था तो किक किया, वॉलीबॉल था तो हैंड से हिट किया आपने, तो जैसा भी केस था। तो सपोज करो यहां से इसकी डायरेक्शन चेंज होकर इधर आ गया ये, तो इस केस में इसका मोमेंटम जो p2 होगा वो हो जाएगा m इंटू v2। ओके, इस पूरे केस में आप क्या देख रहे हो, उस पूरे केस में आप देख रहे हो ये इधर आ रहा था, यहां से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। यहां जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है, इस यहां पे जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है, टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। तो यहां पे टाइम ऑफ कांटेक्ट वेरी स्मॉल हुआ। तो इसके कारण आप देखिए इस कांटेक्ट बहुत स्मॉल टाइम के लिए, मतलब यहां पे इनका कांटेक्ट हुआ है और यहां पे जो फोर्स लगा है बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, उसका इफेक्ट क्या हुआ, P1 मोमेंटम से P2 में चला गया। तो यहां पे एक प्रकार से आप देख रहे हो कि मोमेंटम का चेंज भी हुआ है। क्या हुआ यहां पे, चेंज इन मोमेंटम हुआ। क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम हुआ। मैं इसको डेल्टा P से लिख देता हूं। डेल्टा P बराबर क्या हुआ, P2 माइनस P1 हुआ। ठीक है, और यहां से आप लिख सकते हो डेल्टा P आपके पास किसके बराबर हुआ, m v2 माइनस m v1 हुआ। मास ले लिया मैंने कॉमन, ये आपके पास बचा v2 माइनस v1। मोमेंटम में इतना चेंज आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करेंगे तो चेंज आ जाएगा। अब देखना हमें ये है, हमारा जो मेन टारगेट है वो तो ये है कि यहां पे जो कुछ हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे टाइम कॉन्टैक्ट का बहुत ही स्मॉल है, यहाँ पे फोर्स लगा है, तो यहाँ पे जो स्मॉल टाइम के लिए जो भी फोर्स लग रहा है उसका जो इफेक्ट है उसको हम बोलते हैं इंपल्स। क्या बोलते हैं उसको, इंपल्स। तो इसका मतलब इंपल्स क्या है, बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फोर्स का जो इफेक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, इंपल्स बोलेंगे। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है, फोर्स वो कांस्टेंट नहीं है। फोर्स यहाँ पे जो लगेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं लगेगा। ये पहले क्या आएगा, 0 टू मैक्सिमम जाता है। पहले क्या होता है, 0 टू मैक्सिमम होता है, और बाद में होता है मैक्सिमम टू 0। यानी जब स्टार्टिंग होगी तो 0 फोर्स था, जैसे ही हिट किया तो मैक्सिमम चला गया, और फिर अचानक से मैक्सिमम से फिर क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब एग्जैक्टली इसका जो इंपल्स है इसको मेजर करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, तो ये जो फोर्स लिया, ये जो फोर्स होता है, इस फोर्स को ऑलवेज हम एवरेज फोर्स लेते हैं। कैसा फोर्स लेते हैं, एवरेज फोर्स लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एफ एवरेज इंटू जो टाइम है t, एफ एवरेज इंटू t, दैट इज इक्वल टू इंपल्स। ये क्या है, इंपल्स है। ठीक है, तो फोर्स का स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए जो भी इफेक्ट है, या हम बोले एवरेज फोर्स इंटू जो टाइम है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। और ये जो इंपल्स है इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल I से भी लिख सकते हो आप, और J से भी लिख सकते हो, और क्योंकि ये वेक्टर है तो उसके ऊपर हम वेक्टर का साइन लगा देते हैं। ठीक, तो यहां से हमें पता चला कि जो इंपल्स हुआ वो मेरे पास मिला एफ एवरेज इंटू टी। एफ एवरेज इंटू टी क्या होता है, ये होता है इंपल्स। अब देखिए इसके अगर मैं यूनिट की बात करूं, हम यूनिट लिखें, SI यूनिट लिखें, SI यूनिट, तो कैसे लिखेंगे, इंपल्स है फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो ये तो हो गया आपके पास SI सिस्टम में।
और अगर इसको आपको सीजीएस में लिखना हो तो न्यूटन को किससे लिखते हैं, डायन से लिखते हैं, आप पढ़ चुके हो अच्छे से ये। और सेकंड को तो सेकंड से ही लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशन लिखे तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, हम डायमेंशन फॉर्मूला में देखते हैं, न्यूटन है, न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है m1 l1 t-2। और सेकंड है तो सेकंड क्या हो जाएगा, m0 l0 t1। तो हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से निकल के आता है वो कितना आया, वो हमारे पास आया m1 l1 t-1। ये इंपल्स का क्या हुआ, डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। अब देखिए हमने क्या देखा कि जो इंपल्स है वो एक प्रकार से चेंज इन मोमेंटम है। इंपल्स किसके बराबर है, इंपल्स है चेंज इन मोमेंटम। तो क्या मैं इंपल्सिव जो फोर्स है एफ एवरेज इंटू टी, उसको मैं चेंज इन मोमेंटम लिख सकता हूं। और हमने देखा कि जो इंपल्स हो रहा था उस दौरान एक प्रकार से चेंज इन मोमेंटम आ रहा था। क्या रहा था, चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब एफ एवरेज इंटू जो टी होता है वो किसके बराबर हुआ, डेल्टा पी इज इक्वल टू F2 माइनस P2 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू M इंटू V2 माइनस V1। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो होता है ये बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। अलग से लिख ले इसको यहां से हटा दें। यहां पे हम इसको ऐसे डाल सकते हैं कि जो इंपल्स होता है वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। और वो किसके बराबर है, वो है एफ एवरेज इंटू टी, एफ एवरेज इंटू टी, और वो है चेंज इन मोमेंटम। तो वो मेरे पास बराबर दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1। ये फॉर्मूला याद रखें आप, और इस फॉर्मूले को हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, इसको हम क्या प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको हम। हमें पता है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम क्या लिख सकते हैं, F को हम लिख सकते हैं dp डिवाइडेड बाई dt। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं F dt इज इक्वल टू dp, F dt इज इक्वल टू dp। ठीक है, अगर मैं सपोज करूं इफ टाइम था t इज इक्वल टू 0, तो मोमेंटम जब स्टार्टिंग वाला जो केस था, जैसे हमने देखा कि बॉल इधर आ रही थी, ऐसे हिट हुई यहां से तो बॉल इधर चली गई, ये P1 मोमेंटम था, ये P2। जब मोमेंटम P1 था तो मैंने कंसीडर किया टाइम t बराबर कितना था, 0। और जब P2 मोमेंटम था तो मैंने कंसीडर किया कि जो टाइम है वो कितना हो गया, टाइम t इज इक्वल टू टी, या ऐसे मान लो T1 मान लो, टाइम t इज इक्वल टू हम कंसीडर कर लेते हैं T1, और टाइम t इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा T2। ठीक है, तो टाइम को यहाँ पे मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ T1, और जो तब मोमेंटम था P वो किसके बराबर था, P1 के बराबर था। और अगर टाइम t इज इक्वल टू मैं T2 लेता हूं तो मोमेंटम कितना हो जाता है, P2 हो जाता है। तो इन केस इस इंटरवल के दौरान जैसे F dt है, इसमें इसको मैं पूरे को इंटीग्रेट कर दूं, पूरे को क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरे पास जो है ना वो पूरा जो टाइम इंटरवल था वो जितना भी था, जैसे यहाँ पे T2 और T1 का जो टाइम इंटरवल था, उस टाइम इंटरवल में क्या आ जाएगा हमारे पास, उस टाइम इंटरवल में हमारे पास आ जाएगा जो इंपल्स है, टोटल जो इंपल्स है वो आ जाएगा। तो यहां से देखिए कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेट कर दें इसको, हो जाएगा एफ डी टी इज इक्वल टू डीपी का इंटीग्रेशन। ये टाइम इंटरवल हमारा T1 से T2 चेंज हो रहा है। जब टाइम T1 था तो मोमेंटम P1 था, टाइम T2 था तो मोमेंटम कितना हुआ P2। और फोर्स एवरेज फोर्स है, पूरा एवरेज फोर्स है, तो इसको मैं कांस्टेंट कंसीडर कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा, पूरे एवरेज फोर्स को हम कंसीडर मान लें तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ एवरेज, और dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t, और ये आपके पास क्या आ जाएगा T1 टू T2 दैट इज इक्वल टू dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा p, और लिमिट हो जाएगी P1 से P2। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं एफ एवरेज इंटू T2 माइनस T1 जो टाइम इंटरवल था, और दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1।
P2 माइनस P1। और नॉर्मली जो टाइम इंटरवल है यहाँ पे इनिशियल टाइम 0 हो जाए, और कंसिडर भी कर लेते हैं, इनिशियल टाइम अगर 0 हो जाए तो T2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, T। मान लीजिए ये 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच में चला, कंसिडर करता हूँ, लेकिन बहुत लंबा टाइम हो जाता है, 5 सेकंड का होता नहीं है। लेकिन एक बार आपको समझाने के लिए मैं एक बड़ा टाइम इंटरवल कंसिडर कर लेता हूँ। अगर ये मान लीजिए 5 सेकंड से, एक्चुअली जो इंपल्स से होता है वो सेकंड के फ्रैक्शन में होता है, 1/10, 1/20, 1/50, 1/2 सेकंड, इतने टाइम के दौरान इंपल्स लगता है। मैं यहाँ पे बड़ा इंटरवल ले रहा हूँ, जैसे 10 सेकंड, 20 सेकंड, इतने में इंपल्स नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक समझने के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि मान लीजिए T1 5 सेकंड पे था, T2 10 सेकंड पे था, तो डिफरेंस आएगा ये कितना आएगा, 10 - 5 5 आएगा। अगर इसको मैं 0 से ही कंसिडर कर लूँ, ये 0 हो जाए तो फिर 10 के बजाय ये कितना हो जाएगा, 5। ओके, तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ T1 इज इक्वल टू 0, यहां पे हम कंसिडर कर सकते हैं इफ T1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ एवरेज इंटू टाइम दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1, एफ एवरेज इंटू टाइम दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1। और P2 माइनस P1 क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, और इसको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इसको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं। इस इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का मतलब ये हुआ कि जो इंपल्स होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है। और यहां से बहुत ही क्लियर मैसेज हमको मिल रहा है, और वो मैसेज ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप इंपल्सिव फोर्स लगाओगे तो उसका रिजल्ट रहेगा उसके मोमेंटम में चेंज आने वाला है। ये इंपल्सिव फोर्स जितना ज्यादा रहेगा, ये जो इंपल्स है ना, इसको हम इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं, तो ये जितना ज्यादा होगा इस मोमेंटम में चेंज उतना ही ज्यादा आ जाएगा। अब इंपल्स जो है उसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, इंपल्स को हम ग्राफिकली कैसे लिख सकते हैं, कैसे ग्राफ बना सकते हैं इंपल्स का। देखिए इंपल्स को आप ग्राफ से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इधर मैंने टाइम ले लिया और इधर क्या ले लिया, फोर्स। मैं ये एक बार ये मान लेता हूं कि इफ एफ इज कांस्टेंट, इफ एफ इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये ग्राफ इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसका मतलब टाइम बढ़ेगा बट फोर्स में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। उस दौरान कोई भी एक टाइम मान लीजिए, मैंने ये टाइम मान लिया, तो इस टाइम तक फोर्स लगा, तो ये फोर्स लगा इतना, तो यहां पे ये जो एफ टी ग्राफ के अंडर एरिया आया वो हमें क्या देगा, यहां से हमारे पास जो इंपल्स होगा आई, वो एफ इंटू टी होने वाला है। आई इज इक्वल टू क्या होने वाला है, एफ इंटू टी होने वाला है, ठीक है। आई हो गया इंपल्स, एफ हो गया फोर्स, और टी क्या हो गया, टाइम। तो इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम, अगर यहां पे ये जो फोर्स मेरे पास ये था, फोर्स है, मैं एवरेज फोर्स लिख लेता हूं इसको ना, तो एफ एवरेज फोर्स जो है वो कांस्टेंट है इस टाइम तक, तो इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये इसके अंडर एरिया आ गया। फोर्स इंटू टाइम ले रहा हूं, इधर फोर्स है इधर टाइम है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीपल हो गया, इसका मतलब इसका क्या निकल गया, ये एरिया। तो दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। इंपल्स जो होता है वो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ से दिया जाता है। दूसरा, अगर फोर्स हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, सेकंड केस हम ये कंसीडर कर सकते हैं, ये टाइम है और ये हमारे पास इस प्रकार से क्या है, फोर्स, और ये कांस्टेंट नहीं है, ये कुछ इस प्रकार से है, ये ऐसे जाके ऐसे हो गया, कांस्टेंट नहीं था। तो इस दौरान हम देखते हैं कि फोर्स तो लगातार वेरिएट कर रहा है ना, तो इस दौरान हम इसका एरिया कैसे निकालो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये तरीका अपनाया, इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे एक, इसको जो है ना नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे। हमने एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली यहाँ पे, ये जो स्ट्रिप है, और इस स्ट्रिप का मतलब होगा इस दौरान जो फोर्स था, यहाँ पे ये जो टाइम टी है, ये बहुत ही स्मॉल टाइम है, इसको मैं डेल्टा टी डी टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, स्मॉल टाइम था ये। इस दौरान यहाँ पे जो फोर्स था ना, ये क्या था, कांस्टेंट था, और यहाँ से मैं इसका एरिया निकाल के इस पूरे कर्व के अंदर जो एरिया उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इंपल्स के बारे में था। अब बात ये है कि जो इंपल्स है इसके हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस है, कैसे हम इसको फील कर सकते हैं इंपल्स को।
तो इम्पल्स को जब आप फील करोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि इस चीज को हम इम्पल्स बोलते हैं, और ये इसका नॉलेज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब आप सभी बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपने देखा होगा जब भी आप कैच लेते हैं तो जिस स्पीड से बॉल आ रही है, जैसे आपने हैंड अपने ऊपर हैंड किए और वही कभी बॉल को नहीं रोकते हो, आप ऊपर से बॉल को कैच करके और हाथ को नीचे तक लेके आते हो। यानी उस दौरान आपने क्या किया, बॉल को एक हाइट पे आपने कैच किया और वहां से आप बॉल को नीचे की तरफ लेके आ रहे हो। तो वहां तक अगर आप बॉल को लेके आ रहे हो तो उसका इफेक्ट क्या है, क्या होता अगर आप बॉल को उसी हाइट पे रोक लेते हैं, हैंड का मूवमेंट नहीं करते। तो पहले तो आपको थ्योरेटिकली बता देता हूं, फिर हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके भी देखेंगे। थ्योरेटिकली ऐसे है, जैसे हमने देखा जो इंपल्स है इसके दौरान मोमेंटम का चेंज होता है और ये एफ एवरेज इनटू टाइम का होता है। यहां से मुझे ये पता चलता है कि इंपल्स तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये होगा अगर मैं टाइम इंक्रीज कर देता हूं तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है। टाइम ऑफ कांटेक्ट अगर हम दो बॉडीज का इंक्रीज कर देंगे तो उससे फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम टाइम ऑफ कांटेक्ट को डिक्रीज कर देंगे तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इंपल्स तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉल को आप एक हाइट पे कैच किया तो बॉल आपके हाथ के कांटेक्ट में आ गई, और उसको जब आप नीचे की तरफ लेके आ रहे हो तो आपने क्या किया, जब वहां से बॉल को इस हाइट से लेके इस हाइट तक नीचे तक आप लेके आए, उस दौरान आपने टाइम ऑफ कांटेक्ट था इसको इंक्रीज किया, और ये टाइम ऑफ कांटेक्ट अगर इंक्रीज हुआ तो उसके कारण जो एवरेज फोर्स है वो डिक्रीज हो गया। और एवरेज फोर्स डिक्रीज होने के कारण ये हुआ कि हाँ आपके हाथ में किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं होगी। अगर आप बॉल जहां पे है उसी हाइट पे कैच कर लेंगे तो तुरंत बॉल आपके हाथ में आ गई और हाथ आपने वहीं के वहीं रोक के रखे। इसका मतलब हुआ कि टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत ही स्मॉल है, और टाइम ऑफ कांटेक्ट जितना स्मॉल होगा फोर्स का इफेक्ट है उतना ही ज्यादा होगा। मतलब फोर्स वहां पे एवरेज फोर्स आपकी बॉडी हाथ पे लगने वाला है उतना ही ज्यादा होगा, और उसी के कारण क्या है आपके हाथों में इंजरी होगी। इसलिए एक नाइस ट्रिक है, नोविंगली और अनोविंगली आप फिजिक्स का ये रूल यूज कर रहे हो इंपल्स वाला, कि हम ऐसे करके और ऐसे ले आते हैं तो हमारे हाथों में किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं होती। दूसरा एग्जांपल, जितनी भी आपकी गाड़ियां होती हैं सभी गाड़ियों में शॉक अब्जॉर्बर्स लगे होते हैं, शॉकर्स जिनको आप बोलते हो। वो क्यों लगे होते हैं, क्योंकि गाड़ी जब किसी अनइवन रोड पे चलती है तो उसमें क्या करते हैं, लगातार शॉक लगते हैं। तो वो शॉक्स क्या करते हैं, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाएंगे और पैसेंजर्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो शॉक अब्जॉर्बर क्या काम करता है, जैसे ही शॉक्स आए या जो झटके लगे तो शॉक अब्जॉर्बर तक पहुंचते हैं और वो इस प्रकार से कंप्रेस हो जाता है। उसके अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं, वो इस प्रकार से कंप्रेस हो जाता है। जब वो यहाँ था शॉक अब्जॉर्बर पहले आपका, और जैसे ही एक झटका लगा गाड़ी में तो पहिया ऊपर की तरफ शॉक अब्जॉर्बर है या उस जो स्प्रिंग उसको इस प्रकार से कंप्रेस कर देगा। जब वो ऐसे कंप्रेस हो जाता है तो जो फोर्स था उसको ऊपर तक आने में बहुत टाइम लगा, यानी आपने क्या किया, टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज कर दिया। और वो टाइम ऑफ शॉक अब्जॉर्बर क्या करते हैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज कर देते हैं। तो ये टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होने का रीजन ये, उसके कारण उसका इफेक्ट ये रहा कि जो फोर्स था वो बॉडी के ऊपर कम लगा और उसका जो नुकसान था बॉडी के ऊपर वो भी कम हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखते हो जो आपके जो ग्लासवेयर्स जितने भी होते हैं, ग्लास के जितने भी बर्तन होते हैं, वो जब पैक किए जाते हैं तो थर्मोकोल शीट में पैक किए जाते हैं। और उसको भी पैक करने का मतलब यही है, थर्मोकोल शीट में। थर्मोकोल शीट में करते हैं, स्ट्रॉ भी डाल देते हैं उसके अंदर, पेपर भी डाल देते हैं। वो इसलिए डालते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कहीं भी उसके अंदर कोई शॉक लगता है या मिस हैंडलिंग हो जाती है तो उसके ऊपर एक्सटर्नल जो फोर्स लगेगा उसको बाहर आपने जो थर्मोकोल शीट लगा रखी है वो थर्मोकोल शीट उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, और वहां पे जितना भी फोर्स है वो आपके जो ग्लासवेयर है उस तक नहीं पहुंचता, तो आपका ग्लासवेयर बिल्कुल सेफ रहता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप किसी हाइट से जंप करते हैं और किसी हाइट से आप किसी ऐसे ग्राउंड पे जंप करते हैं जो बहुत ही हार्ड है, तो हार्ड ग्राउंड पे आप जंप करते हो एक तो, और दूसरा अगर मान लीजिए आप किसी हाइट से जंप करते हैं और नीचे का जो ग्राउंड है वो सैंडी है, वहां पे सैंड का हीप लगा हुआ है यानी ढेर है सैंड का, उसके ऊपर आप जंप करते हो, तो कौन से केस में आपको इंजरी होने के ज्यादा चांसेस है? ऑब्वियसली सभी का जवाब यही रहेगा, हार्ड सरफेस पे जाएंगे तो हमें चोट लगेगी, सैंड सरफेस पे जाएंगे तो चोट नहीं लगेगी। क्यों, क्या रीजन है इसका? आपने देखा होगा कि एथलीट होते हैं जो जंप लगाते हैं इस प्रकार से, तो दूसरी साइड में उनके पास एक कुशन लगा होता है, जंप लगा के वो कुशन पे गिरते हैं। अगर वो कुशन वहां पे नहीं होता तो क्या होता, आप सोच के देखिए। और जो कुशन उन्होंने लगाया उसका इफेक्ट क्या है, क्या फायदा किया उस कुशन ने? तो आप ये देखते हो कि प्लेयर वहां से ऊपर से नीचे गिरता है, तो जैसे ही प्लेयर नीचे गिरता है तो जो कुशन है वो इस प्रकार से कंप्रेस हो जाता है। कुशन कंप्रेस होने का मतलब ये होगा कि उसने वो टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज कर दिया,
और वो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज होने का मतलब है कि उसकी बॉडी पे जो फोर्स लगने वाला है, एवरेज फोर्स लगने वाला है, वो डिक्रीज हो गया। और फोर्स डिक्रीज हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी बॉडी में जो इंजरी होने वाली है वो बिल्कुल डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ केसेस है जिसका जो पहले से, हालांकि हमें पहले से नॉलेज है इनका, बट ये अब साइंटिफिकली हमें पता चल गया कि ये एक्चुअली क्या चीज है, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। तो ये सब किसके कारण होता है? इंपल्स के कारण होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने वाले हैं। मेन पॉइंट तो यही है कि एवरेज फोर्स इनटू टाइम, इंपल्स के दौरान जो फोर्स लगता था वो कैसा था? एवरेज फोर्स था। एवरेज फोर्स जो टाइम का प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं। और ये होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 के बराबर ये होता है। दूसरा, जो एफ टी ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा? इंपल्स देगा। और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलती है कि एवरेज फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है उसको हम न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं।